बॉयलर के दो गेज ग्लास में वाटर लेवल एक में कम और दूसरी गेज ग्लास में ज़्यादा दिखाती है, तो आप कौन सी वाटर लेवल को सही समझकर बॉयलर को चलाओगे, कम वाटर लेवल या फिर ज़्यादा वाटर लेवल? इसका आंसर जो है बहुत बंदे ने सही आंसर दिया है और इसका आंसर सही क्या है आज हम इसमें देख लेंगे। तो इसका आंसर है फ्रेंड, कम वाटर लेवल वाली सही समझकर चलाएंगे। तो कम वाटर जो लेवल होती है वो सही क्यों पकड़ते हम? अगर सचमुच में बॉयलर में क्या होता है, अगर ज़्यादा वाटर लेवल है और फिर भी हम कम वाटर लेवल कंसिडर करके चला रहे हैं और कम ही वाटर जो लेवल है वो कम ही वाटर लेवल जो है वही कंसीडर करके हमें क्यों चलाना है, तो इसका रीज़न क्या है, मेन प्रॉपर रीज़न क्या है? तो फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि जब बॉयलर हम चलाते हैं उस समय क्या होता है कि बॉयलर चलाते समय अगर कम वाटर लेवल हम कंसीडर करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें ये होता है, इसका बेनिफिट जो है ये होता है कि वहाँ पे अगर हम ज़्यादा वाटर लेवल वाले अगर हम कंसीडर करते हैं और एक्चुअल में बॉयलर में जो है वो कम वाटर है उसके अंदर, तो हमें वहाँ पे क्या हो सकता है, इंसिडेंट जो होते हैं उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में अगर एक गेज ग्लास में वाटर लेवल कम बताती है और दूसरी गेज ग्लास में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बताती है, तो हमें उस कंडीशन में, उस इमरजेंसी में अगर बॉयलर चलाना है तो हम क्या करते हैं, बॉयलर का जो वाटर लेवल है यानी कि कम वाटर लेवल गेज ग्लास जो है वो कंसीडर करके बॉयलर को चलाते हैं और चलाना चाहिए। ज़्यादा जो वाटर लेवल बताती है वो गेज ग्लास को हम कंसीडर नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड आज का वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आइए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉजी के जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड आज हम लेकर के बॉयलर प्रश्नोत्तर पार्ट 10। तो फ्रेंड इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बॉयलर की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम ढूंढ के आपके लिए लाए हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, लास्ट तक एंड तक आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड आज हम लेकर के आए बॉयलर प्रश्न उत्तर पार्ट 10, यानी कि 1 से लेके 9 तक हमारा जो बॉयलर प्रश्न उत्तर का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और ये जो 10 वो पार्ट जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, हम इसको एक एक करके आपके लिए चुन के लाए हैं। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था पिछला वाला, पिछले वीडियो में 9 नंबर का जो वीडियो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर था हमारा 135। तो अभी 136 नंबर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो 136 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्टीम का कास्ट कितना होता है, यानी कि कितना उसको फ्यूल कंज्यूम लगता है और फ्यूल को कितना पैसा लगता है और हमें कितने पैसे में कितना स्टीम जनरेशन होता है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि स्टीम का जो कास्ट होता है वो आपके फ्यूल के ऊपर निर्भर करता है। फ्यूल कौन सा है, लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है और गैस फॉर्म है। तो लिक्विड फॉर्म में ऑयल हो गया, डीजल हो गया, और सॉलिड फॉर्म में हो गया बगेज हो गया, ब्रिकेट हो गया, कोल हो गया, गैस फॉर्म में एनजी गैस हो गया, प्रोपेन गैस। जो भी आपका फ्यूल है उस फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है आपको फ्यूल कौन सा कितने रुपए केजी में मिलता है और 1 केजी में कितना वहाँ पे स्टीम जनरेशन होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि कोल अगर हमें 10 रुपया केजी मिलता है तो 1 केजी कोल हमें 10 रुपया केजी में मिलता है, तो 1 केजी कोल में हमारा जो स्टीम जनरेशन होता है वो कितना केजी। तो मोस्टली हमको यहाँ पे रेशियो जो मिलता है सुपर हीटेड बॉयलर स्टीम का, सुपर हीटेड स्टीम जो बॉयलर होता है उसका जो रेशियो मिलता है हमें 5.5 to 6.2 तक, यहाँ पे हमें 6.2 तक यहाँ पे हमें उसका रेशियो मिल जाता है। यानी कि 1 केजी कोल में यहाँ पे 5.5 या 6 केजी स्टीम हमारी बनती है, तो वहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड ऐसा यहाँ पे स्टीम का कॉस्ट निकलता है। सिंपल इसका फार्मूला है, इसके अंदर माइनस प्लस ही करने के आपको, यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई इसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है। जैसे कि रेशियो देख करके आप उस 1 केजी का फ्यूल का प्राइस निकाल करके स्टीम को डिवाइड कर दो, वहाँ पे आपको 1 केजी स्टीम जनरेशन करने के लिए
हमें जो कॉस्ट मिलता है स्टीम का वो यहाँ पे मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 137 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, FO ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है। अभी ये फ्लैश पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, आपको मैं आंसर बता देता हूँ। FO ऑयल का फ्लैश पॉइंट जो होता है 66 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी ये 66 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो फर्नेस ऑयल होता है वो 66 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इग्निशन उसका होता है, यानी कि उतना टेम्परेचर आने के बाद ही वो फायर पकड़ सकता है, हम उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे FO ऑयल यानी कि फर्नेस ऑयल का जो फ्लैशिंग पॉइंट है वो 66 डिग्री सेल्सियस है। आपको एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि FO ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है वो कितना है। अगर आप ऑयल फायर्ड बॉयलर पे काम करते हो, ऑयल फायर्ड का एक्सपीरियंस लेटर लाके आप फॉर्म सबमिशन करते हो, तो आपका लेटर एग्जामिनर के हाथ में होता है और वो ऑयल के बारे में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऑयल का फ्लैशिंग पॉइंट अगर पूछते हैं तो आपको 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर में अच्छी बर्निंग के लिए FO ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आपको ये भी क्वेश्चन वहाँ पे 110% वहाँ पे आपको पूछने वाले हैं। यहाँ पे आंसर है FO ऑयल का अच्छी बर्निंग के लिए टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, हम जो FO ऑयल जो यूज करते हैं बॉयलर में फर्नेस ऑयल, तो उसके लिए वो ऑयल हम फायर करने से पहले, फर्नेस के अंदर फायरिंग करने से पहले हम उसको हीट करते हैं। तो हीट क्यों करते हैं, तो उसकी अच्छी बर्निंग के लिए, यानी कि ऑयल के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ऑयल को हीट करके वहाँ पे हम जल्दी से जल्दी ऑयल को जलाने की कोशिश करते हैं और अच्छी बर्निंग करने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 85 डिग्री सेल्सियस अबोव टेम्परेचर हम लेते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर वहाँ पे लेते हैं। 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ऑयल का वो कम से कम हम रखते हैं, उसके ऊपर हम 100 तक भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो वैल्यू बताया हूँ 85, ये मिनिमम टेम्परेचर हम ये इतना इसका रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे FO ऑयल की GCV कितनी होती है। 110% आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछने वाले है कि आप जिस बॉयलर पे काम करते हो, जिस बॉयलर का आप एक्सपीरियंस लेटर लेके आते हो, तो उस बॉयलर का जो भी फ्यूल है आपको उस फ्यूल का जो है वहाँ पे GCV 110% पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने FO ऑयल का GCV बताया है आंसर में। FO ऑयल की GCV 9200 से लेके 9800 किलो कैलोरीज पर केजी होता है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताना है GCV की, जैसे कि मैंने 9200 से 9800 तक बताया है, तो आप ऐसा ही बता देना है। इसमें अगर 150 अगर माइनस प्लस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताना है, आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बता देना है। इसके बीच में हमारा जो GCV है इतना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, FO ऑयल को हीट करने के लिए कितने टाइप के हीटर होते हैं। मैंने अभी आपको क्वेश्चन किया था कि FO ऑयल को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले हम ऑयल को हीट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर का मॉइस्चर निकले। तो देखते हैं कितने टाइप के ऑयल हीटर होते हैं। तो FO ऑयल को हीट करने के लिए 2 टाइप के हीटर होते हैं। तो कौन कौन सा हीटर होते हैं, स्टीम हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर। स्टीम हीटर यानी कि हम जो बॉयलर से स्टीम जनरेशन करते हैं, उसके बाद अगर स्टीम जनरेशन होने लग जाती है तो उसके बाद हमें जो स्टीम का टेम्परेचर मिलता है वही टेम्परेचर से हम ऑयल को हीट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्टीम ही नहीं है तो हम ऑयल हीट कैसे करें, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज करते हैं। तो इनिशियल स्टेज में बॉयलर रनिंग करने से पहले हमें जो ऑयल हीट करना होता है वो ऑयल जो है हम इलेक्ट्रिक हीटर से हीट करते हैं। और स्टीम हीटर जो होता है ये बॉयलर चालू होने के बाद, स्टीम जनरेशन होने के बाद, स्टीम अवेलेबिलिटी हमारे पास अगर आती है तो हम स्टीम हीटर से ऑयल को हीट कर लेते हैं और अच्छी वहाँ पे बर्निंग ऑयल की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, IPRV वाल्व का क्या काम होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये FO ऑयल बॉयलर का क्वेश्चन है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं, अगर आपका बॉयलर FO बॉयलर है, फर्नेस ऑयल बॉयलर है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि IPRV
वाल्व का क्या काम होता है? तो उसका आंसर है IPRV का काम इनलेट प्रेशर रिड्यूस करना होता है। तो बर्नर के अंदर जब भी हम फ्यूल को फीड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें जब भी ज़रूरत होती है फीडिंग कम ज़्यादा करने की, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं हम, प्रेशर रिड्यूस और इंक्रीज करते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम ऑयल फ्लो वहाँ पे जाता है, अगर प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो मिनिमम वहाँ पे ऑयल फ्लो जाता है। तो इसलिए इनलेट का जो प्रेशर होता है हम लिमिट में रखते हैं। तो उस प्रेशर को लिमिट में रखने के लिए इनलेट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो होता है उसको IPRV वाल्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BPRV वाल्व का क्या काम होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है BPRV वाल्व का काम बैक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो वाल्व है ये ऑयल फायर्ड बॉयलर के अंदर होता है और इसका जो काम है, बर्नर के अंदर जब भी हम ऑयल को बर्न करने छोड़ते हैं तो उसके बाद जो बर्निंग होने के बाद जितना भी हमारा जो ऑयल होता है गन से जब जाता है, गन में से जो नोजल होता है वो नोजल में से ऑयल स्प्रेड हो जाता है उसमें, उसके बाद जो गन के अंदर ऑयल बच जाता है वो रिटर्न चला जाता है। तो उस रिटर्न प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे BPRV वाल्व दिया जाता है। तो हम उसको बोलते हैं बैक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो वो अगर हमें बर्नर में ज़्यादा यानी कि फर्नेस के अंदर ज़्यादा फायरिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, BPRV वाल्व जो है वहाँ पे वो प्रेशर रिड्यूस कर देता है जो भी रिटर्न जा रहा है, तो हमारा गन का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम हमारी फायरिंग होती है, इसलिए BPRV वाल्व दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बॉयलर का pH कम हो गया तो क्या होता है? तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको 110% एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसका आंसर है बॉयलर का ट्यूब कोरोजन होगा। तो फ्रेंड आपको मालूम है अगर pH डाउन होता है हमारे बॉयलर का तो वो कौन से साइड में जाता है, एसिडिक फॉर्म में जाता है। और एसिडिक क्या करता है, हमारे जो बॉयलर का ट्यूब होता है, ट्यूब का जो प्लेट होता है तो उसको करोजन करना स्टार्ट कर देता है। अगर करोजन होता है तो करोजन होकर के हमारा जो बॉयलर का प्लेट है वो पंक्चर होने के चांसेस हो, तो वहाँ पे करोजन होकर के हमारे प्लेट के थिकनेस कम हो जाते हैं और वहाँ पे बॉयलर पंक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बॉयलर का pH है वो 7 के नीचे नहीं आने देते, 7 अबो होता है। तो कभी कभार ही 7 आते हैं, हम जो वाटर फीड करते हैं बॉयलर के अंदर तो वो 7 pH का फीड करते हैं। तो उसके बाद हम जो pH बूस्टर है, pH बढ़ाने के लिए pH बूस्टर ये केमिकल यूज करते हैं। तो हमारा मेन पर्पज यहाँ पे ये है कि वहाँ पे बॉयलर के अंदर जब भी हॉट रिएक्शन होती है तो वहाँ पे अगर एसिडिक फॉर्म में अगर वाटर बन जाता है यानी कि pH डाउन हो जाता है तो बहुत फास्ट वहाँ पे करोजन स्टार्ट होना चालू हो जाता है। इसलिए हमें बॉयलर के अंदर कभी भी pH डाउन नहीं लाना चाहिए, वरना हमारा जो बॉयलर का लाइफ है वो बहुत कम हो जाता है और करोजन होकर के बॉयलर का ट्यूब जो है वहाँ पे पंक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बॉयलर का pH बढ़ गया तो क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, pH अगर हमारा डाउन हो जाता है तो करोजन हो जाता है, लेकिन pH अगर हाई होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है वाटर में फोमिंग होगा। तो वाटर में फोमिंग होगा यानी कि वाटर में क्या बन जाता है, वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल की वजह से हमें प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें गैस गिलास में हमारा जो वाटर लेवल इंडिकेटर होता है गैस गिलास, वो गैस गिलास के अंदर हमें वाटर का लेवल प्रॉपर नहीं बताएगा। और दूसरी बात यहाँ पे हो जाता है कि वो बबल के साथ वहाँ पे मॉइस्चर आगे जाएंगे सुपर हीटर के अंदर, प्राइमिंग स्टारवेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बॉयलर का जो pH है वो 12 यानी कि 12 से ऊपर हम नहीं जाने देते हैं। 12 से ऊपर और 8 के नीचे ब्लोडाउन का जो pH होता है बॉयलर का, IBD का ब्लोडाउन का, तो उसका pH हम 12 से लेके 9 तक यानी कि कम से कम 9 या 8 भी आप ला सकते हो, लेकिन उसके नीचे और ऊपर नहीं जाना चाहिए। के बीच में ही हमारा pH जो है ये मेंटेन रहना चाहिए। तो इसका pH का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर भी दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मोस्टली हम ब्लोडाउन का स्टैंडर्ड पैरामीटर मेंटेन करते हैं, तो वो जो वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ कि 9.5 से लेके 10.5 तक भी हम बॉयलर का pH मेंटेन रख सकते हैं। 10.5 से लेके 11.5 तक हम बॉयलर का pH
वहाँ पे भी मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा हाई लो नहीं जाना है। उससे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको अभी बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयलर में प्रेशर स्विच का क्या काम होता है? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, प्रेशर स्विच का क्या काम होता है। प्रेशर स्विच जो बॉयलर में लगे हुए होते हैं, अभी इंटरलॉक सिस्टम आ गए, पूरा बॉयलर को जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरलॉक होते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, हमें एग्जामिनर पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो बॉयलर का जो प्रेशर स्विच होता है वो क्या काम करता है? तो प्रेशर स्विच क्या काम करता है, इसका आंसर है स्विच का काम हाई या लो प्रेशर पे बॉयलर को कट ऑफ कर देता है। तो जो स्विच होता है प्रेशर स्विच, यानी कि अभी बॉयलर के अंदर कौन सा प्रेशर है, हमारा सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर है स्टीम प्रेशर। तो वहां पे स्टीम प्रेशर स्विच क्यों लगाते हैं? क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, कभी कभी कुछ फायरिंग अगर गड़बड़ हो गई है प्लांट के अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम है, अचानक से स्टीम का लोड कट ऑफ हो गया है, या तो फिर अचानक से फायरिंग बढ़ गई, आपको कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे इंटरलॉक दे देते हैं, प्रेशर स्विच बिठा देते हैं, और वो प्रेशर स्विच क्या करता है, डायरेक्ट सिस्टम को कट कर देता है, यानी कि ट्रिप कर देता है। फायरिंग हो गया आपका, जो कुछ भी जो प्रेशर बढ़ने वाला सिस्टम है वो कट कर देता है। तो प्रेशर स्विच का काम ऑन ऑफ हाई या लो को वहाँ पे प्रेशर हम स्विच बिठा देते हैं, डायरेक्टली बॉयलर को कट ऑफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयलर में प्रेशर ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? अभी मैंने पिछला वाला जो क्वेश्चन में बताया था वो प्रेशर स्विच था, अभी ये प्रेशर ट्रांसमीटर है। इसका आंसर क्या है? बॉयलर में ट्रांसमीटर का पैनल, स्काडा और डीसीएस पे प्रेशर दिखाने का काम होता है। जो ट्रांसमीटर होता है फ्रेंड, ये क्या काम करता है, जो बॉयलर के अंदर जो एक्चुअली डाटा है वो ट्रांसफर करता है, किसके अंदर, हमारे पीएलसी के अंदर, स्काडा के अंदर, डीसीएस के अंदर। हम जो पैनल पे बैठते हैं यानी कि कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर हमारा जो पीएलसी सिस्टम हो या डीसीएस सिस्टम हो, स्टीम ड्रम का जो डाटा होता है वहाँ पे का प्रेशर कितना है हमें डिजिटल में बताता है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर का काम क्या है, वहां से वो जो वहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे वो ट्रांसमीटर करता है, यानी कि हमको यहाँ पे शो करता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें स्टीम ड्रम के ऊपर बार बार प्रेशर देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, हमें एक जगह पे बैठ करके देख सकते हैं कि प्रेशर कितना है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर का ये काम होता है कि बाहर का जो है फील्ड का वो पैनल के अंदर ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड वाटर पंप में बैलेंसिंग लाइन क्यों होती है? तो फीड वाटर पंप में बैलेंसिंग लाइन जो होती है, आप देखे होंगे हर एक पंप को बैलेंसिंग लाइन होती है। जो मल्टी स्टेज इम्पेलर हाई प्रेशर जो पंप होते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, उसको बैलेंसिंग लाइन कंपलसरी होती है। तो इसका आंसर है फीड वाटर पंप के इम्पेलर के सेफ्टी के लिए बैलेंसिंग लाइन होती है। फीड वाटर के अंदर जो इम्पेलर्स होते हैं मल्टी स्टेज इम्पेलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा इम्पेलर होते हैं। किसी पंप के ऊपर 10, 11, 12, 15, 8, 5 ऐसे इम्पेलर होते हैं। तो ऑपोजिट फोर्स क्या करता है, उसको उस इम्पेलर को ढकलता है। तो बैलेंसिंग लाइन से क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है उसका जो 10% प्रेशर होता है, हम बैलेंसिंग लाइन को प्रेशर दे करके वहाँ पे बैलेंस करते हैं इम्पेलर को। तो वहाँ पे इम्पेलर के सेफ्टी के लिए बैलेंसिंग लाइन होता है। फीड वाटर पंप को रिसर्कुलेशन क्यों होता है? तो आप देखे होंगे फ्रेंड, मल्टी स्टेज जो पंप होता है उसको जो वहाँ पे रिसर्कुलेशन वाल्व बोलते हैं हम, वो क्यों होता है, उसका क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फीड वाटर पंप के इम्पेलर के सेफ्टी के लिए रिसर्कुलेशन वाल्व होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसी का आंसर सेम यही आंसर है, और इसका भी आंसर यही है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्कुलेशन हम वाल्व जो होता है क्यों देते हैं? क्योंकि फ्रेंड हमारा जो पंप है वो कंटिन्यूसली ऑन होता है, किसी किसी बॉयलर के ऊपर पंप जो है ऑन ऑफ होता है, तो उस बॉयलर को रिसर्कुलेशन वाल्व की जरूरत नहीं है। लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर को पंप जो होता है ये ऑन ऑफ नहीं होता है, कंटिन्यूसली ऑन रहता है, यानी कि चालू ही रहता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारा बॉयलर का वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो वाटर डिस्चार्ज प्रेशर है ये कहाँ पे जाए, डिस्चार्ज का जो फ्लो है पंप का वो कहाँ पे जाए? तो रिसर्कुलेशन से वो डायरेक्ट टैंक में फिर से रिसर्कुलेट हो जाता है। तो वहाँ पे इसलिए रिसर्कुलेशन वाल्व दिया जाता है, ताकि हमारा जो पंप का वाटर सर्कुलेशन है वो चलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ARCV क्या होता है? तो ARCV ये जो होता है हमारे फीड वाटर पंप को ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन बताया कि रिसर्कुलेशन वाल्व क्यों होता है, तो रिसर्कुलेशन का ही काम जो होता है अभी ये ARCV यानी कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व। जब भी फीड वाटर का डिमांड बॉयलर कम कर देता है तो उस समय जो हमें मैनुअली वाल्व खोलना होता था वो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर पंप के ऊपर बैक प्रेशर आता है तो ये जो वाल्व है ARCV ये रिसर्कुलेशन कर देता है वाटर का, यानी कि वो डायरेक्ट टैंक में इसको भेज देते हैं ऑटोमेटिक। तो वहाँ पे ये जो वाल्व है हमारा मैकेनिकली काम करता है, इसको कोई इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता है। ये ARCV जो है ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन कर देता है वाटर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट टैंक हाइट पे क्यों होती है? तो ये फ्रेंड आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर दीजिए इसका आंसर कि डायरेक्ट टैंक जो होता है कभी भी ये हाइट पे होता है, तो इसका रीजन क्या है? इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है ये मेन रीजन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली ऐसी एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।